माँ जी, जरा मेरी मम्मी को फ़ोन करके बोल दीजिए कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वो मुझसे आकर मिल लें। ये सुनकर राधिका देवी गुस्से में तमतमाती हुई बोली, सुन बहू, ये नाटक करना बंद कर। चल उठ, जा नाश्ता बना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नव्या ने कराहते हुए कहा, माँ जी मैं नाटक नहीं कर रही हूँ, सच में मुझसे उठा नहीं जा रहा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। राधिका ने तंज कसते हुए कहा, कल रात ज्यादा खाली होगी, खाने पर तो कंट्रोल नहीं होती, तो उसी वजह से पेट में गैस बना होगा। अब उठ और जल्दी नाश्ता बना, तेरे ससुर जी को भी काम से बाहर जाना है। मजबूरी में नव्या पेट पकड़कर रसोई की तरफ गई। दर्द से उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, लेकिन उसने फिर भी सब्जी और आलू के पराठे बनाने शुरू कर दिए। तभी मोहन जी की आवाज आई, बहू नाश्ता बन गई क्या? नव्या ने कांपते हुए स्वर में कहा, हाँ पापा जी, बस ला रही हूँ। वह थाली लेकर जैसे ही बाहर निकली, उसका पैर लड़खड़ा गया और हाथ मोहन जी के बैठे सोफे पर जा लगा, जिससे पूरी सब्जी उनके ऊपर गिर गई। मोहन जी ने गुस्से से उठते हुए बोले, बहू तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? नव्या ने पेट पकड़ते हुए खुद को संभाला और कहा, पापा जी मेरा पैर लड़खड़ा गया है, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मोहन जी का चेहरा बदल गया। ये सुनकर उन्होंने चिंतित होकर पूछा, तो तुमने अपनी सास से ये बात नहीं बताई क्या? नव्या बोली, बताया था पापा जी, लेकिन तभी राधिका देवी वहां आ गई और झल्लाकर बोली, कुछ नहीं हुआ है इसे, ये बस नाटक कर रही है, इसे लगता है कि पेट में बच्चा है तो अब इसे आराम मिलेगा। ये सुनकर मोहन जी गुस्से में बोले, राधिका तुम खुद 2 बच्चे की माँ हो, फिर भी एक माँ का दर्द नहीं समझती, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। राधिका देवी बोली, अभी आप अपनी इस लाडली बहू को नहीं जानते, जब इसके पेट में बच्चा नहीं था तब भी कितना नाटक करती थी। आप और सौरे तो बाहर रहते हैं, तब इसका हर रोज का ड्रामा हम ही झेलते हैं। मोहन जी गहरी सांस लेते हुए बोले, राधिका क्या तुम पुराने दिनों को भूलकर एक नई शुरुआत नहीं कर सकती? हर बात में पुरानी जख्म में तुम क्यों कुरेदती हो? ये सुनकर राधिका देवी गुस्से में बोली, आपको जो करना है करिए। ये बोलते हुए अपने कमरे में चली गई। मोहन जी नव्या को लेकर तुरंत अस्पताल निकले। रास्ते में नव्या ने धीरे से कहा, पापा जी मैं मानती हूँ पहले मेरा व्यवहार अच्छा नहीं था, लेकिन अब मैं खुद को बदलने की कोशिश कर रही हूँ, पर कोई मुझ पर भरोसा नहीं करता। सौर्य जी भी मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करते। मोहन जी ने प्यार से बोले, बेटा भरोसा धीरे धीरे बनता है, धैर्य रखो। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर ने जांच की और कहा, अब इन्हें इस तरह के दर्द का सामना अक्सर करना पड़ सकता है, इन्हें खुद को थोड़ा ध्यान रखना होगा। जब वो घर आते समय कार में बैठी तो पुराने दिनों की याद उसके दिमाग में घूमने लगी। उसे वो दिन याद आ गया जब वो इस घर में दुल्हन बनकर आई थी। सबने बहुत प्यार से उसका स्वागत किया था। उसकी सास राधिका देवी ने उसे अपनी बेटी की तरह माना और उसका पति सौर्य तो जैसे उसे सिर पर बैठा कर रखता था। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी ज्यादा लाड प्यार भी रिश्ते को परेशानी में लाता है। सौर्य की एक बहन थी पूजा, वो बहुत सीधी सादी और शांत लड़की थी। उसकी शादी को 5 साल से ज्यादा हो गए थे, लेकिन अभी तक उसे संतान नहीं हुई थी। उसका पति विदेश में काम करता था, इसीलिए पूजा ज्यादातर अपने मायके में ही रहती थी। एक दिन नव्या सबके लिए खाना बनाकर टेबल पर लगा रही थी। सब लोग खाने के लिए बैठ गए थे। तभी नव्या हंसते हुए कहा, दीदी आपकी शादी को 5 साल हो गए हैं, अब तो कोई खुशखबरी दीजिए। ये सुनकर सब चुप हो गए, पूजा की तरफ देखने लगे। पूजा ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, भाभी मेरी दवा चल रही है, जो किस्मत में लिखा होगा वही होगा। इस पर नव्या फिर से हंसते हुए बोली, अरे दीदी किस्मत से नहीं, आपके पति का साथ भी तो होना चाहिए। ये सुनते ही राधिका देवी नाराज हो गई। उन्होंने गुस्से में कहा, बहू तुझे जरा भी समझ नहीं है क्या, कब क्या बोलना चाहिए? तुझे कोई शर्म लिहाज है या नहीं? नव्या थोड़ा सकपका गई और बोली, माँ जी मैं तो बस मजाक कर रही थी, आप लोग तो सीरियस हो गए। तभी सौर्य ने कड़क स्वर में कहा, नव्या दीदी मुझसे बड़ी हैं, मजाक करने की भी एक हद होती है। ये सुनकर नव्या चुप हो गई, लेकिन पूजा बहुत शर्मिंदा होकर चुपचाप वहां से उठकर चली गई। एक सुबह पूजा जब नींद से उठी तो चुपचाप आकर सोफे पर बैठी हुई। वह थोड़ी उदास और खोई खोई लग रही थी। तभी नव्या रसोई की तरफ जा रही थी। पीछे से पूजा ने आवाज दी, भाभी आज कुछ अच्छा बना दीजिए, आज कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है। पूजा आगे कहने ही जा रही थी कि मैं भी आ जाती हूँ, दोनों मिलकर बना लेंगे, लेकिन उससे पहले नव्या उसकी बात काटते हुए तीखे लफ्जों में कही, दीदी अगर आपको इतना चटपटा खाने का मन कर रहा है तो अपने ससुराल चली जाइए। मायके में फालतू बैठकर खाना तो सबको अच्छा लगता है, और आपके सास ससुर आपको कभी बुलाते भी नहीं क्या? इतना सुनते ही पूजा स्तब्ध रह गई और तभी वहां सौर्य और उसकी माँ राधिका देवी भी आ गए। उन्होंने नव्या की पूरी बात सुन ली। सौर्य गुस्से से आग बबूला हो गया और बोला, नव्या तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसी हुई दीदी से इस तरह बात करने की? नव्या घबराई, उसे समझ नहीं आया कि कैसे ये लोग सुन गए। राधिका देवी भी गुस्से में बोली, बहू तुम्हारी जुबान बहुत चलने लगी है,
कोई लिहाज ही नहीं रहा अब। नव्या भी अब चुप रही। वह झुंझलाकर बोली, माँ जी पूरा दिन मैं अकेले काम करती हूँ, कोई मेरी मदद करता है क्या? और ऊपर से दीदी कह रही है कि कुछ खास बनाओ। ये सुनकर पूजा शांत स्वर में बोली, भाभी मुझसे गलती हो गई, मैंने आपसे कहा, लेकिन मैं भी तो इस घर के कामों में हाथ बटाती हूँ। आप क्यों झूठ बोल रही हैं कि मैं कुछ नहीं करती? नव्या ने ताना मारते हुए कहा, दीदी क्या आप अपने ससुराल में सिर्फ बर्तन मांजती हैं और झाड़ू लगाती हैं? क्या बस यही काम आता है आपको? ये बात पूजा के दिल में चुभ गई। उसकी आंखें भर आई और वह चुपचाप अपने कमरे में गई और सामान पैक करने लगी। सौर्य दौड़कर उसके पास गया और बोला, दीदी आप कहाँ जा रही हैं? पूजा ने सूटकेस उठाते हुए कहा, अपने ससुराल। अब और अपमान सहा नहीं जाता। सौर्य ने हाथ जोड़कर कहा, अगर नव्या की बात आपको बुरी लगी है तो माफ कर दीजिए, मैं उससे बात करूंगा, आगे से वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। लेकिन पूजा बोली, नहीं भैया, शायद भाभी ठीक कह रही हैं, बहन को ज्यादा दिन मायके में नहीं रहना चाहिए। ये सुनकर राधिका देवी भी दुखी हुई और गुस्से में बोली, बहू तुमने बहुत बड़ी गलती की है, जाकर अपनी ननद से माफी मांगो। पर नव्या मुंह फेरते हुए बोली, माँ जी मैंने कुछ गलत नहीं कहा, इसीलिए माफी भी नहीं मांगूंगी। ये बात कहकर अपने कमरे में चली गई। उधर पूजा चुपचाप घर से निकल गई। अब नाव्या ने अपनी असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। हर सुबह वह देर से सोती रहती। जब राधिका देवी उसे उठाने जाती तो वह बहाना बना देती, माँ जी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे सिर में दर्द है। अब ये बहाना रोज की कहानी बन गई है। अब घर में सारा काम अकेले राधिका देवी को करना पड़ता। ये सब देखकर सौर्य को नाव्या से धीरे धीरे नफरत होने लगी। वह अब उसे सीधी तरह बात तक नहीं करता। कुछ महीने बाद नव्या प्रेग्नेंट हो गई। घर में सब लोग बहुत खुश हुए जब उन्हें नव्या की गर्भवती होने की खबर मिली। राधिका देवी और सौर्य के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। वह खुशी बताने के लिए नव्या ने अपनी माँ को फोन किया, लेकिन उधर से रोने की आवाज आई। ये सुनकर नव्या घबराती हुए पूछी, माँ क्या हुआ, आप रो क्यों रही है? उसकी माँ ने अपनी आवाज को संभालते हुए कहा, कुछ नहीं बेटी, तू बता तू कैसी है? नव्या ने जोर देकर कहा, माँ साफ साफ बताइए, आप रो क्यों रही हैं? आपको मेरी कसम। ये सुनकर उसकी माँ की रुलाई फिर से टूट पड़ी। वह बोली, बेटी तेरी भाभी को मैंने सुबह बस पालक की सब्जी बनाने को कहा था तो उसने गुस्से में पालक बाहर फेंक दी और बोली, मैं किसी के बाप की नौकर नहीं हूँ जो रोज पालक बनाओ। ये सुनकर नव्या कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसे अपने कहे वो शब्द याद आ गए जो उसने एक दिन अपनी सास को कहे थे। वह सोचने लगी कि जैसे भाभी ने माँ से बुरा बर्ताव किया वैसे मैं भी तो माँ जी से पेश आती हूँ, क्या उन्हें भी इतना ही दुख होता है? थोड़ी देर बाद खुद को संभालते हुए नव्या ने कहा, ठीक है माँ, मैं आ रही हूँ 2 दिनों के लिए। वह राधिका देवी के पास गई और सारी बात बताती हुए बोली, माँ जी क्या मैं 2 दिनों के लिए माँ के पास जा सकती हूँ? राधिका देवी ने कहा, जाओ बहू, लेकिन ये परेशानी तो हर घर में है। नव्या कुछ नहीं बोली और चुपचाप अपने मायके चली गई। शाम को जब वह माँ के घर पहुंची और रसोई में खाना बनाने जाने लगी तो उसकी भाभी ने ताना मारते हुए कहा, बड़े आए लोग अपना घर संभाल नहीं सकते और मायका संभालने चले हैं। नव्या को ये बात चुभ गई। उसने जवाब दिया, भाभी ये मेरी माँ का घर है, मैं यहाँ भी आ सकती हूँ। ये सुनकर उसकी भाभी बोली, पहले ससुराल का घर संभाल लो फिर मायके की फिक्र करना। नव्या को वो दिन याद आ गया जब उसने पूजा दीदी को ताना मारा था। अब उसे अपनी गलती समझ आ रही थी। 2 दिन बाद जब वह अपने ससुराल वापस लौटी तो रास्ते भर सोचती रही, अब मुझे खुद को बदलना होगा। जैसे माँ पापा की बेइज्जती से मुझे तकलीफ होती है वैसे मेरे शब्दों से माँ जी और दीदी को भी दुख होता होगा। घर पहुँचते ही उसने अपनी आदत बदलने का फैसला किया। वह रोज सबसे पहले उठती, सारा काम खुद करती और फिर राधिका देवी के साथ बैठकर खाना खाती। ये देखकर राधिका देवी को बहुत आश्चर्य होता। हालांकि सौर्य अब भी उसे ठीक से बात नहीं करता, वह उसे अनदेखा करता और उसे दूर दूर रहता। नव्या ने कई बार माफी मांगी लेकिन सौर्य का दिल नहीं पिघला। ये नव्या के लिए बहुत दुखद था। उसने हिम्मत नहीं हारी। 8 महीने बीत गए। आज सुबह नव्या के पेट में तेज दर्द हुआ। वह पीड़ा में थी, लेकिन राधिका देवी ने सोचा कि फिर से बहाना बना रही है। तभी मोहन जी आकर बाहर निकले और आवाज लगाई, बहू कहाँ खो गई हो, चलो अपना घर आ गया। जब नव्या कार से उतरकर अपने कमरे में चली गई तो राधिका देवी ने तुरंत पूछा, क्या कहा डॉक्टर ने? मोहन जी ने धीरे से जवाब दिया, बहू को ये दर्द अक्सर होता रहेगा। ये सुनकर राधिका देवी के चेहरे पर चिंता और दया की हल्की सी झलक आई, लेकिन उन्होंने अपने भाव छुपा लिए। समय बीतता गया और 9वें महीने का समय आ गया। एक एक दिन भारी लगने लगा। एक दोपहर जब घर में सौर्य भी मौजूद था, नव्या को अचानक तेज दर्द हुआ। वह दर्द से कहराने लगी। सौर्य ने बिना कुछ कहे उसे तुरंत अस्पताल ले जाने के लिए गाड़ी निकाली। रास्ते पर दोनों चुप रहे। नव्या ने उसकी ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, सौर्य जी मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, एक अंतिम मौका दीजिए, मैं सब कुछ सही कर दूंगी। सौर्य ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी
आंखें नरम जरूर हो गई। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने बताया डिलीवरी आज ही होगा। सौरभ ने तुरंत अपनी माँ को फोन किया। कुछ ही देर में राधिका देवी और मोहन जी अस्पताल पहुंचे। कुछ घंटों बाद नव्या ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। नर्स ने बच्ची को सबसे पहले राधिका देवी को दिया। उन्होंने सौर्य की ओर देखते हुए बच्ची को उसकी गोद में रखा। जैसे ही सौर्य ने अपनी बेटी को गोद में लिया, उसकी आंखें भर आई। वह उसे एक नजर देखता रहा। उधर नव्या उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन मोहन जी ने प्यार से कहा, बेटी लेटी रहो, अभी आराम करो। तभी नव्या ने हाथ जोड़ते हुए तीनों के सामने कहा, माँ जी, पापा जी और सौर्य जी, मुझसे जो भी गलती हुई है उसके लिए माफ कर दीजिए। मैं सच में अब सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ। राधिका ने प्यार से कहा, कोई बात नहीं बहू, सुबह का भटका शाम को लौट आए तो उसे भटका नहीं कहते। मोहन जी ने भी सिर हिलाकर सहमति दी, लेकिन सौर्य अब भी चुप था। नव्या ने हिम्मत करके उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, सौर्य जी, बस एक आखिरी बार मौका दीजिए, मैं कभी आपको निराश नहीं करूंगी। ये सुनते हुए सौर्य का दिल पिघल गया, उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसने नव्या से सिर पर हाथ रखकर उसे तसल्ली दी। नव्या की आंखों में सुकून था। तभी उसने सौर्य से कहा, मुझे अपना फोन दीजिए, मैं दीदी को फोन करना चाहती हूँ। नव्या ने पूजा को कॉल करके बोली, दीदी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत कह दिया था। पूजा कुछ देर तक चुप रहकर बोली, नहीं भाभी, आपने जो कहा शायद वो मेरी आंखें खोलने के लिए जरूरी था। अब मैं अपने ससुराल में खुश हूँ और वहाँ के लोग भी मुझसे खुश हैं। और हाँ, मैं 2 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर मेरे परिवार के चेहरे पर और भी ज्यादा रौनक आ गई। नव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी आपकी भतीजी हुई है, उसे देखने कब आ रही है? पूजा ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे भाभी, मैं तो शाम तक आ रही हूँ। अब पूरा परिवार एक साथ खुशियों से भरा, प्यार और समझदारी के साथ रहने लगा और नव्या ने सच्चे मन से अपने नए जीवन की शुरुआत की। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।